साथियों नमस्कार। आज जो सीईटी का फर्स्ट पारी का एग्जाम हो चुका है, उसमें अपने वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं और जिन भी साथियों ने इन वीडियो को ध्यान से देखा सुना उनके बहुत ज़्यादा फायदा रहा है। अब हम आरएस लेवल के आगामी एग्जाम्स के इंडियन ज्योग्राफी के से संबंधित जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। आप इनको ध्यान से देखें। अब टॉपिक पर चलेंगे। COP 11 साथियों, ये जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन है जो अलग अलग देशों में होता आया है। भारत में ये COP 11 वर्ष 2012 में हैदराबाद में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन यानी जैव विविधता के संरक्षण के लिए यह सम्मेलन आयोजित हुआ। अब मैं क्योंकि बोर्ड पे जगह कुछ कम है इसलिए मैं इनको मिटा रहा हूँ। दूसरा है साथियों, नगोया प्रोटोकॉल क्यों चर्चित है? नगोया जापान का एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है। जैसे ओसाका है, टोक्यो है, नगोया है, ये लार्जेस्ट सिटी है वहां के। तो नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है और ये जापान में हुआ था। जैव विविधता और जैव सुरक्षा इनको समाहित करता है। फिर आता है साथियों, ये प्योर ज्योग्राफी के क्वेश्चन है और विशेष तौर से इंडियन ज्योग्राफी के हैं। छोटा नागपुर का पठार ये विश्व का सबसे ज्यादा लाख उत्पादन करने वाला पठार है। रांची इसी पठार पर स्थित है और रांची का जो पठार है वो जीर्णशील पठार का उदाहरण है। रांची का पठार इसी का एक छोटा भाग है। रांची का पठार जीर्ण कटा पटा पठार है, ये जीर्णशील पठार का उदाहरण है। रांची जो झारखंड की राजधानी है। और छोटा नागपुर को वैसे ये खनिज संपदा में भारत में सबसे ज्यादा संपन्न क्षेत्र होने की वजह से इसको भारत का रूर भी कहा जाता है। कोयला भी इस क्षेत्र से निकलता है। ये विशेष तौर से झारखंड में स्थित है। और इसके बाद हम चर्चा करें विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। साथियों, ये मासिनराम है, मेघालय में है। करीबन 20 साल पहले विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हुआ करता था चेरापूंजी। चेरापूंजी भी मेघालय में था और वर्तमान जो स्थान है मासिनराम, ये भी मेघालय में है। मेघालय कारथिक बादलों का घर है। तो विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला ये स्थान मासिनराम मेघालय में बहुत अच्छी तरीके से याद रह जाएगा। आगामी क्वेश्चन है साथियों, कोको द्वीप या कोको स्टेट एक जलडमरू मध्य टाइप का है। ये किन देशों के बीच में है? तो साथियों ये भारत और म्यांमार के बीच में है। और म्यांमार के साथ भारत का कौन सा हिस्सा इससे जुड़ता है? वो है साथियों उत्तरी अंडमान। कौन सा द्वीप है? उत्तरी अंडमान द्वीप और म्यांमार के बीच कोको द्वीप, या इसको कई बार कोको को हिंदी में नारियल कहते हैं तो नारियल द्वीप भी इसको कहा जाता है। फिर छठा क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी और सातवां क्वेश्चन है पाक जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य को स्टेट कहते हैं। ज्यादातर एग्जाम्स में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें हिंदी और अंग्रेजी में डिफरेंस नहीं होता। जो इंग्लिश वाला व्यक्ति ध्यान से पढ़ता है वो अच्छी तरीके से कर पाता है क्योंकि हिंदी उसका अनुवाद नहीं देते हैं। ये साथियों भारत और तमिलनाडु के बीच है। किसके बीच है? भारत और तमिलनाडु के बीच। और ये भी भारत और तमिलनाडु नहीं, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच। और ये भी श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच। एक द्वीप और है, वो श्रीलंका में जाफना द्वीप, वो भी काफी चर्चा में रहता है। फिर 8वां क्वेश्चन है साथियों, माता दर्रा और नीति दर्रा लिपुलेख दर्रा, ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। दर्रे आप जानते ही हो। और फिर 9वां क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? और इसको साथियों 6 साल पहले वहां की राज्य सरकार ने एक डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर दिया। इसमें काफी आबादी रहती है। तो ये है माजुली द्वीप और वर्तमान में यह डिस्ट्रिक्ट भी है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी का एक द्वीप है।
बहुत बड़ा द्वीप है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट नदी द्वीप है ये। 10वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं मालवा का पठार। ये साथियों भारत में कॉटन या जो जिसको हम रुई कहते हैं, कपास कहते हैं, उसके उत्पादन के लिए जाना जाता है और यहाँ की लावायुक्त काली मिट्टी है। यानी माना जाता है कि जो कभी ज्वालामुखी फटा था और उस ज्वालामुखी से जो लावा निकला और वो ठंडा हुआ, ठंडा होकर के जमा, तो ये पठार, मालवा का पठार उससे बन गया। और वहां अब वर्तमान में कॉटन ज्यादा होता है। भारत का रूल किस क्षेत्र को कहते हैं साथियों? ये छोटा नागपुर पठार जो है ये भारत का रूल कहलाता है ये क्षेत्र। और यदि नदी पूछी जाए तो वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी वैसे बायोलॉजिकल म्यूनिसिपल में बदल चुकी है कोयला खनन की वजह से। फिर आता है साथियों सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी। ये धूपगढ़ है और ये सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में है। 13वां क्वेश्चन है डॉल्फिन नोज या चट्टान। डॉल्फिन नोज एक चट्टान है जो कहाँ है और उसके पीछे एक बंदरगाह है, वो है विशाखापट्टनम। तो ये डॉल्फिन नोज यानी डॉल्फिन के आकार की एक चट्टान है, वो विशाखापट्टनम में है। और विशाखापट्टनम जो पोर्ट है वो इस पूरी चट्टान के पीछे छिपा हुआ है। फिर आगामी 14वां क्वेश्चन है साथियों रायलसीमा तट किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश का जो समुद्र तट है, आंध्र प्रदेश का समुद्र तट। प्रसंग हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में कितने राज्यों में समुद्र की सीमा लगती है? तो इसका जवाब है 9 राज्य। और सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? सबसे लंबा समुद्र तट या समुद्री सीमा ये साथियों गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की। गुजरात में कई बंदरगाह जैसे सूरत है, कांडला है, वो इसी के सारे स्थित हैं। रायलसीमा तट हो गया आंध्र प्रदेश में। और फिर आता है उत्तरी सरकार तट। ये कहाँ है? उड़ीसा में। अब कई बार क्वेश्चन आते हैं भारत के पूर्वी तट के पूर्वी साइड के तटों के नाम या पश्चिम साइड के तटों के नाम, या आते हैं कि पूर्वी साइड के पोर्ट सिटी या पश्चिम साइड के पोर्ट सिटीज। तो इनको गहनता से आप अध्ययन करें, काफी इजी क्वेश्चन है ये। फिर 16वां क्वेश्चन है मुंबई किस द्वीप पर है? वैसे मुंबई में 7 द्वीप है, लेकिन जिस द्वीप पर स्थित है उस द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप। क्या नाम उसका? सालसेट द्वीप। और ये वैसे पुर्तगालियों ने डोनेट किया था एक राजकुमारी की शादी में, और उस राजकुमारी की शादी अंग्रेजों से हुई थी। तो ये द्वीप पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज में दिया। कौन सा द्वीप? मुंबई वाला सालसेट द्वीप। फिर 17वां क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंडियन ज्योग्राफी के। 17वां क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है? और लक्षद्वीप की राजधानी। 2 क्वेश्चन याद रखें। लक्षद्वीप जो की राजधानी ये तो है कावरती। कहाँ है? कावरती। ये भी एक द्वीप है। और लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? इसका जवाब है 36। फिर आता है साथियों सिंधु नदी। ये अपने हिमालय से निकल करके और भारत के सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हुए और पाकिस्तान में चली जाती है। और भारत और पाकिस्तान का इस नदी और इसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के काफी विवाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मुद्दा काफी चर्चा में रह चुका है। तो इस सिंधु नदी की लंबाई, और सिंधु नदी को इंग्लिश में कहते हैं इंडस। क्या कहते हैं? इंडस। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, वो इसी सिंधु नदी या इसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित थी। तो इसकी लंबाई है साथियों 2880 किलोमीटर, यानी 2880 किलोमीटर। और जो पंजाब की 5 नदी है, पंजाब का नाम ही पंच प्लस 8 यानी 5 नदियों का प्रदेश, जिसमें सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये 5 नदियां जो पंजाब से गुजरती हैं वो अंत में किस में मिल जाती हैं? सिंधु में। और सिंधु में सबसे लास्ट में मिलने वाली नदी का नाम है झेलम। तो ये 5 पहले
अलग अलग स्थानों पे मिलती रहती हैं। फिर एक साथ पांचों का जो संगम है वो पाकिस्तान के मिठन कोट नामक स्थान पर सिंधु में मिल जाता है और सिंधु नदी अंत में वहां से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में चली जाती है। फिर 20वां क्वेश्चन है, सिंधु में दाईं ओर से कौन सी नदियां मिलती हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पांचों नदियां हैं या मानिए कि पंजाब में गुजरती हैं और जैसे पश्चिम की ओर कोई व्यक्ति या नदी मुंह करके निकलता है तो उसके लेफ्ट साइड में पंजाब रह जाता है, क्योंकि वो कश्मीर लेह लद्दाख से पाकिस्तान की ओर जाती है तो उसके लेफ्ट साइड में पंजाब रहने की वजह से सतलज, रावी, व्यास, ये जो पांचों नदियां हैं, झेलम, चिनाब, ये इसके बाईं साइड से है। और फिर दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं वो है शोक, काबुल, गोमल और एक कुर्रम। ये चार नदियां उसमें दाईं साइड से मिलती हैं, यानी ये और ही उससे ऊपर से निकलती हैं। फिर आगामी क्वेश्चन आता है 21वां क्वेश्चन है साथियों, सिंधु भारत में केवल किस डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है? वो है केवल लेह डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, बाकी किसी जिले की सीमा को ये छूती नहीं है। फिर ये जो सिंधु जल समझौता है ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच? भारत वर्सेस पाकिस्तान। और इसका 20% जल भारत को मिलना था, सिंधु या उसकी सहायक नदियों का, और 80% जल किसको मिलना था? इसको पाकिस्तान को। फिर आता है साथियों गुंजी गार्ज, ये वर्ल्ड का सबसे गहरा गार्ज है और ये सिंधु नदी बनाती है गुंजी गार्ज। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी का क्या नाम है? तो साथियों ये क्वेश्चन आज भी इसमें आया है, इसमें सीटी की फर्स्ट पारी में, तो ये है सतलज। सिंधु की सबसे सहायक नदी कौन सी है? सतलज। और एक बहुत इजी तरीके से आप याद रखेंगे कि जो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनमें सबसे बड़ा नाम, यानी 4 अक्षरों का नाम सतलज है। बाकी 3 अक्षरों के नाम है सिंधु की सहायक नदियों में सारे ही, या 2.5 अक्षर के नाम भी हैं। तो सबसे बड़ा नाम होने की वजह से इसका जवाब हो गया सतलज। और साथियों ये 1500 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, हिमालय की नदियों के अपवाह तंत्र। तो साथियों हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र 3 प्रकार का है। हिमालय नदियों का अपवाह है तंत्र, पहला तो है ब्रह्मपुत्र नदी क्रम, दूसरा है गंगा नदी क्रम, और तीसरा है सिंधु नदी क्रम। ये एकदम हिमालय के पूर्वी हिस्से से निकलती है और ये पूर्वी के थोड़ा सा उत्तर पूर्वी हिस्से से निकलती है, जबकि ये एकदम उत्तरी हिस्से से निकल करके पश्चिम की ओर बहती है। तो ये दोनों नदियां ईस्ट दिशा में पूर्व भारत की ओर चलती है, जबकि ये नदी पश्चिम की ओर चलती है। और फिर हम अगले वीडियो में इनकी सहायक नदियों का और उनके उद्गम स्थलों का, इनके मिलन स्थलों का यह अध्ययन करेंगे। धन्यवाद साथियों।